My dear scholars, people versus process debate is quite debatable, and many management professors and scholars and PhD students were doing research. Taking the knowledge from psychology, for example, मैंने कहा था ना y related to x, दो वेरिएबल हैं. वो वेरिएबल अगर मैथमेटिकल हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम. लेकिन उनमें से अगर एक वेरिएबल सोशल है और दूसरा टेक्निकल है या मैथमेटिकल है, तो सोशल वेरिएबल के अंदर तो बहुत सारी और चीजें भी फिर आएंगी. सो देयर इज अ डिस्कशन नाउ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड हाउ टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन. And organizations, are these mechanical organization or are these human-centered organizations? Should we have structure of machines to be placed on the humans? देखिए मशीन का तो एक स्ट्रक्चर है ना, फिक्स कर दिया आपने. टायर कहां होंगे, स्टीयरिंग कहां होगा, सीटें कहां. टेक एन एग्जांपल ऑफ द ऑटोमोबाइल. Once it is fixed for the next 10 years. ऐसा तो नहीं होता ना कि 4 की बजाय आप 3 टायरों पे गाड़ी को चलाना शुरू कर दें. So machine structure is fixed. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सोशल सिस्टम का, ह्यूमन का खास तौर पर, क्या उसका बिहेवियर फिक्स होता है? सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद, सुपरवाइजर की डांट से पहले, ये सुपरवाइजर की एनकरेजमेंट और मोटिवेशन के बाद. और वो आपने शायद बात सुनी होगी कि पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव बॉसेस. ये इशू है जो अब इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में यूज करते हुए उन अप्रोचेस को, how to solve the issue of efficiency in the organization. तो लेबर रूल्स की बजाय अब कैसे ह्यूमन सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन, HRM का डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा है. अच्छा भाई, ह्यूमंस को भी रिसोर्स समझो. इसलिए कि आज तक तो हम मशीन, मटेरियल, मनी, इन्हीं को रिसोर्स समझते थे. हमने डेटा को भी रिसोर्स समझा. But now, let's talk of humans also as a resource. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स की बात तो हुई, लेकिन आज तक फिर अकाउंटिंग शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ह्यूमंस को कॉस्ट ही दिखाया जाता है, एक्सपेंस ही दिखाया जाता है. क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या ह्यूमन, ए वर्कर, ए मैनेजर, working in an organization, getting more experience, giving more dedication and commitment, showing citizenship behavior, is it not his capability which is bringing more profit to the organization? So this means the human element of the organization is becoming important, and techniques of social sciences are being used to formulate new theories. Theory of motivation, need-based theories, goal-oriented theories, leadership की theories. ये वो theories हैं कि जो emerge हो रही हैं, और human factor is described as a combination of two elements. Number one, what is his capacity? और बाद में फिर 21st सेंचुरी में हम इसको कहते हैं व्हाट इज हिज कैपेबिलिटी. इफ द वर्कर विल बी कैपेबल, जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात होगी तो विल टॉक अबाउट कैपेबिलिटी. और फिर पोर्टर का 5 फोर्सेस का मॉडल आएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, स्टैटिक कैपेबिलिटी की भी जरूरत नहीं है, वी नीड डायनेमिक कैपेबिलिटी. इमर्ज हो रहा है ना मैनेजमेंट का डिसिप्लिन. सो वर्कर्स कैपेसिटी, अभी हम उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं. वर्कर्स कैपेसिटी एंड हिज विलिंगनेस टू वर्क. क्या ख्याल है, विलिंगनेस टू वर्क वेरिएबल नहीं है? अगर हम
ये पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव में ही रिसर्च करें, हाइपोथेसिस को लेकर आएं कि इफ द विलिंगनेस ऑफ द वर्कर इज डाउन, द प्रोडक्टिविटी विल बी डाउन। क्या ये रिलेशनशिप नहीं बनेगी? ये वो एरियाज हैं जिस पर फोकस हो रहा था। एंड नेचर ऑफ द फर्म वाज बीइंग डिस्कस्ड, दैट हाउ द ह्यूमन शुड बी कंसिडर्ड and they should be called as members of the firm. And human relationships within the firm, they should be considered not static but dynamic, because they form groups, they form teams, they form communities, and all these teams and communities and group, they do effect on the process of the organization, which will affect the productivity and profitability of the organization. Thank you.